Hello, dear aspirants. Greetings to you all. Welcome back to Sociopedia, your own sociology discussion forum. So guys, हम लोग बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी फुल कोर्स के बारे में और अभी हम लोग कर रहे हैं अपना पार्ट 2 ऑफ द पेपर 1, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं द इंटेलेक्चुअल बेस ऑफ सोशियोलॉजी। सो इंटेलेक्चुअल बेस में हम लोगों ने ऑलरेडी कार्ल मार्क्स और उनकी थियरीज के बारे में डिस्कशन कर लिया था और आज और पिछले सेशन से हम लोग बात कर रहे हैं एमिल दुर्खीम के बारे में। सो आई होप आपको आपका पहला एस्पेक्ट जो हमने दुर्खीम में किया था वो आपको समझ में आ गया था। अभी हम इसको फटाफट से आगे बढ़ाने वाले हैं गाइज। सो पिछले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी सोशल फैक्ट्स के बारे में। हमने थोड़ा बहुत जो है दुर्खीम की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करी थी। उनका एकेडमिक हम लोगों ने बेसिकली जो करियर था उसको देखा था और देन हम लोगों ने उनके सोशियोलॉजी के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करी थी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिविज्म। ही बेसिकली कंसिडर्ड सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस, जिसका कि सब्जेक्ट मैटर वो जो है बात करते हैं दैट इज सोशल फैक्ट्स। एंड ये कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स को हम लोग कंक्रीटली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हें जो है हम लोगों को फ्रॉम साइंटिफिक प्रिंसिपल देखने और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो सोशल फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया, नहीं तो वो आई बटन में आ रही होगी। आज जो है हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट विल बी डिवीजन ऑफ लेबर, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दुर्खीम एंड बेसिकली इनकी डॉक्टरल थीसिस का जो है लाइक इट वाज हिज डॉक्टरल थीसिस एंड इसको बाद में जो है 1893 में पब्लिश किया गया। सो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर टुवर्ड्स सुसाइड एंड रिलीजन एंड सोसाइटी इन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इन सोसाइटी। सो दैट विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर गाइस। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगेन सिंस मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी फाइंडिंग दी पीडीएफ्स की, भाई ये पीडीएफ्स जो भी हमें पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं, एनसीईआरटीज़ की एंड इग्नू की। तो गाइज यहाँ पे जो है एक प्रोग्राम है दैट इज सोशियोलॉजी 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। ये एक कोर्स है हमारी एप्लीकेशन में O2IS अकेडमी की। आप एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये कोर्स। इस कोर्स के फ्री रिसोर्स फोल्डर में जो है आपको सारी मैंने पीडीएफ जो है वो डाल दी हैं, तो आप वहाँ पे जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो भी डाल दिए हैं और जो मैं इन सेशन के साथ साथ में क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो भी मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप उनको आके अटेम्प्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है जी। अगेन आप मुझसे और अच्छे से जुड़ना भी चाहते हैं तो आप you'll have to like you can go and check this course out and this can help you again get better in sociology. चलिए, so let us start with the topic of division of labor in society by Emil Durkheim, and this was like 1893 he published this particular work of his and it was basically उस टाइम का जो है एक बहुत revolutionizing work था and that way we were able to see division of labor in a completely different light. ठीक है जी। अभी जब हम division labor की बात कर रहे थे उससे पहले it was more so explained through economic perspectives, but यहाँ पे जो है social perspectives से हमने उसे समझने की कोशिश करी। It was Emil Durkheim, right? Anyway, start करने से पहले हम लोग एक important concept उनके जो है cover करने की कोशिश करते हैं that is collective conscience या conscience collective। ये concept को जो है समझना ज़रूरी है division of labor समझने से पहले, because इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था दुर्खीम ने इस particular division of labor को समझाने के लिए, right? So आप नाम से ही बता पा रहे हैं conscience collective। conscience means एक basically way of thinking, एक साइकिक एस्पेक्ट, और कलेक्टिव मतलब कि एक जो जनरल मेंबर्स के जो एक आप कह सकते हो मोरल, एक कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग है, एक वी फीलिंग है, एक सेंटीमेंट है, एक कॉमन सेंटीमेंट जो सोसाइटी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। ये बेसिकली आप कॉन्शियस कलेक्टिव बनता है। ठीक है जी। डर्कहाइम भी जो है इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कॉन्शियस कलेक्टिव जो है इट इज़ दैट सेट ऑफ बिलीव्स एंड सेंटीमेंट्स जो कि एवरेज मेंबर्स में देखने को मिलता है एक सोसाइटी में, और ये जो बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स होते हैं ये अगेन एक अपने आप में एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होता है और इसकी अपनी एक जिंदगी होती है, अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मैटर फैक्ट, ये कॉन्शियस कलेक्टिव भी अपने आप में क्या है, इट्स अ सोशल फैक्ट। ठीक है जी। सो कॉन्शियस कलेक्टिव इज अ सोशल फैक्ट विच इज फाउंड इन अ सोसाइटी, और वो जो है लोगों के अंदर एक एवरेज वी फीलिंग या एक बिलीफ और सेंटीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है जी। और ये सेंटीमेंट्स जो है क्या करते हैं, ये
बहुत मोरल होते हैं एंड कॉग्निटिव होते हैं। मोरल का मतलब है कि ये जो है मेंबर्स का जो मोरल बिहेवियर है उसको रेगुलेट करते हैं, एंड कॉग्निटिव होते हैं दैट मीन्स मेंबर्स को अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने बात करी थी रिलीजन के बारे में पिछले वीडियोस में। सो रिलीजन में अगेन आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई कोई भी एक सोसाइटी में एक जिस तरह का धर्म होता है तो वो जो है ना सिर्फ उसको गाइड करता है क्या रेगुलेशन क्या बिहेवियर होना चाहिए, बल्कि उनको जो है वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग भी दे सकता है। ठीक है जी, आप अलग अलग धर्मों में देख सकते हैं, इसको आपको देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं? ओके देन ये भी बहुत बात करते हैं कि जो ये कॉन्शियस कलेक्टिव होता है जब ये बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग या बहुत ज़्यादा जो है आप देखोगे कि इन्फ्लुएंशियल होता है, तो ये क्या करता है, ये आम ये जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करके उनको जोड़ के रखने का भी कोशिश करता है और एक सॉलिडारिटी लेके आता है। ठीक है कि नहीं? अगेन ये कॉन्शियस कलेक्टिव दुखी बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलती है आपको ट्रेडिशनल एंड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। यहाँ पे जो कम्युनिटी लाइफ होती है, कम्युनिटी सेंटीमेंट होते हैं, और ये जो जिसे ये कॉन्शियस कलेक्टिव बोलते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग होता है और इंडिविजुअल्स की सारी लाइफ को जो है इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं? एनीवेज ये जो है ये भी कहते हैं कि कॉन्शियस कलेक्टिव जस्ट लाइक सोशल फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट, सोशल फैक्ट ये जो है थ्रू आउट उस पर्टिकुलर सोसाइटी में डिफ्यूज देखने को मिलता है, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर कंडीशंस और लोकेशंस और क्लास और ऑक्यूपेशन। जैसे कि सोशल फैक्ट में हमने बात करी थी, दे आर इंडिपेंडेंट, कंस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस होता है एंड जनरल आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरह से कलेक्टिव कॉन्शियस की बात करता है। ठीक है जी। नाउ कॉन्शियस कलेक्टिव का इन्होंने डिवीजन लेवल में काफ़ी बात किया, काफ़ी उसको जो है एम्फोसाइज किया, बट लेटेस्ट स्टडीज जब सुसाइड की बात करते हैं या रिलीजन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ पे ये इस टर्म को यूज़ नहीं करते हैं। अब ये जो टर्म यूज़ करते हैं वो है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है जी। क्यों? बिकॉज इन्हें लगता है या बिकॉज जो कलेक्टिव कॉन्शियस का एक कंसेप्ट था वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग या ओवर आर्किंग हो गया था। उसमें बिलीफ सेंटिमेंट्स, मतलब देयर वाज नो आप कह सकते हो एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो नहीं देखने को मिल रही थी और एक हर चीज़ को सबस्यूम कर रहा था। तो इसको जो है इन्होंने कॉन्शियस कलेक्टिव से निकाल के इन्होंने अब कॉन्शियस या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर बात करी। ठीक है जी। ना कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है? दे आर बेसिकली दोज मेंटल इमेजेस, दोज सिंबल्स, दोज आइडियाज विच आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स, विच आर देयर, विच कैन बी seen, which can be observed, or they form or they basically represent the collective sentiments of the society। ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं आइडियाज, बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स की। अगेन इट बिकम्स वेग, सो इसको जो है कहीं ना कहीं कंसाइज कंक्रीट करने के लिए बात करते हैं कॉन्शियस कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस की। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बट एग्जाम्पल से पहले लाइक कॉन्शियस कलेक्टिव को किस तरह से समझाते हैं डकाइम, तो ये बोलते हैं कि इट इज़ अ साइकिक टाइप ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी। साइकिक टाइप है सोसाइटी का जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपना एक्सिस्टेंस होता है, अपना मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट अ सोशल फैक्ट। नाउ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आप इन दोनों सिंबल्स को देखिए। ठीक है जी। सो ये दोनों सिंबल जो हैं आपको अलग अलग सोसाइटीज़ को अलग अलग तरह से दिखेंगे। कुछ लोग जो हैं इसको हिंदू, अगर मैं ट्रेडिशन में बात करूँ तो स्वास्तिका जो है एक हम मान के चलते हैं कि इट इज़ अ गुड लक सिंबल, इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, इट ब्रिंग्स पीस, इट ब्रिंग्स लाइक ये प्रॉस्पेरिटी लेके आता है ना, खुशहाली लेके आता है। बट अगर आप इस सिंबल को देखेंगे तो ये सिंबल जो है हेट्रेड का सिंबल है एंड इट इज अ सिंबल ऑफ नाजी जर्मनी। ठीक है जी, नाजीज का सिंबल है। तो दोनों सिंबल सिमिलर हैं बट सोसाइटीज के लिए डिफरेंट है। तो दैट इज बेसिकली कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। दिस इज हाउ कलेक्टिवली सेंटिमेंट्स या बिलीफ्स आर अगेन रिप्रेजेंटेड इन दी सोसाइटी, राइट। सो आई होप आपको ये पता चला। सो कॉन्शियस कलेक्टिव एंड कॉन्शियस कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द डिवीजन ऑफ लेबर गाइज। So as far as the division of labor is concerned, Emil Durkheim was basically concerned about understanding कि भाई सोसाइटी में इंटीग्रेशन कैसे होता है, सोसाइटी में सॉलिडारिटी कैसे आती है। ठीक है जी। He compared primitive societies with the modern complex industrial societies, और उन्होंने देखा बेसिकली कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, चलो यहाँ पे सारे लोग जो है सिमिलर तरीके से सोचते हैं, सिमिलर बिलीव्स हैं, सिमिलर सेंटिमेंट्स हैं, हर कोई जो है इन सेंटिमेंट्स के अंदर आके सिमिलैरिटी देखने को मिलती है और इस सिमिलैरिटी के कारण ये लोग जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। इनके पास एक पर्पस है कि इनको ये जो
जो इनका जो कलेक्टिव कॉन्शियस है या कॉन्शियस कलेक्टिव है, इसको जो है किसी ना किसी तरह हर तरह से डिफेंड करना है और एक बेसिकली सोसाइटी को इंटीग्रेटेड रखना है, ठीक है, ये तो समझ में आता है। बट जब डुखीम जो है वो मॉडर्न सोसाइटीज़ को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो कॉन्शियस कलेक्टिव है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे लोग जो हैं वो तो सिमिलर है ही नहीं, उनके हर एक के बिलीफ सेंटीमेंट डिफरेंट है, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटीज़ में तो हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, लोग एक ही तरह का काम नहीं कर रहे हैं, लोग जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं, अलग अलग करके ब्रीफ हैं, अलग अलग करके रिलीजन है। तो बेसिकली किस तरह से एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जुड़ी हुई है, काम कर रही है, क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी फोर्स है, क्या ऐसा सोशल फैक्ट है जिसके कारण दैट मॉडर्न सोसाइटी इज बेसिकली इंटीग्रेटेड। सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट केम इनटू डुखीम्स माइंड एंड दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ लेबर और हिज थियोरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है जी। एनीवेज, his idea basically what he said was in modern complex society there is heterogeneity, there is complexity, there is differentiation, then what holds this society together? And it was this question of Durkheim which eventually led to this particular study, right? Now consider this, ठीक है, उस टाइम तक जो डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसा नहीं था कि डिवीजन ऑफ लेबर वाज अ न्यू टर्म, इट वाज ऑलरेडी यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट। वो जो है इसको एज अ रैशनैलिटी या एज अ रैशनल व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रोडक्टिविटी लेके आती है इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, एंड इससे क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं या इससे जो है अगेन कहीं ना कहीं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आता है, ठीक है जी। तो डुखीम जो है इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं ऑल टुगेदर। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ा हो सकता है कि ह्यूमन सडनली रैशनल हो गया और वो जो है सडनली आके क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर कर लेता है कि भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, ऐसे तो थोड़ा होता है। ये कहता है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ऑलरेडी सोसाइटी से निकल के आता है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सोशल डिफ्रेंसिएशन से निकलता है एंड देन उसका इफेक्ट जो है हमें इकोनॉमिक एरियाज में देखने को मिलता है। सो बेसिकली ही प्रपोज दैट डिवीजन ऑफ लेबर must not be seen from just economic terms, it must be seen in the whole society, और ये whole society से जो division of labor emanate होता है ये कहीं ना कहीं it is getting replicated in economic terms, ठीक है जी। So he is basically saying that division of labor is an evolutionary process है, ठीक है जी। It is not mere rational will of an individual, it is an evolutionary process जो कि society में देखने को मिलता है and then it gets represented, ठीक है जी। So he basically talks about division of how division of labor comes and how division of labor becomes more and more complex। ये बात करते हैं based on 3 social factors, first is volume, second is material density and third is moral density, ठीक है। Let us understand what is volume, material density and moral density according to Durkheim, right? So volume basically is the size of population, ठीक है जी। size of population means एक particular area में कितने लोग रह रहे हैं, that becomes the size of the population, ठीक है जी। and material density is basically meaning that this particular number of individual or the volume basically is increasing. So when we talk कि भाई material density increase हो रहा है, that means what, number of people individuals or volume is basically increasing. And then second term he uses moral density because एक समाज में जब लोग जो है वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, social interaction भी बढ़ेगा because इंसान social animal है और social interaction बढ़ने से क्या होगा, moral density increase होगी, that means communication जो है वो increase होगा, ठीक है जी। So यही बात करते हैं कि भाई एक प्रिमिटिव सोसाइटी में जहाँ पे कम लोग देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है मोरल एंड मटेरियल डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है, लोग जो हैं सिमिलर तरह के काम कर रहे हैं, सिमिलर तरह की भावनाएं रखते हैं, बिलीफ सेंटिमेंट्स रखते हैं और यहाँ पे एक कलेक्टिव कॉन्शियस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है जी। बट जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है और लोग यहाँ पे शायद इधर उधर से इमिग्रेट करके आते हैं या फिर यहीं पे जो है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, पीपल अगेन एज द मोरल डेंसिटी मटेरियल डेंसिटी इंक्रीजेज, मोरल डेंसिटी इंक्रीज, इससे क्या होता है कि सोशल जो डिस्कोर्स है या सोशल इंटरेक्शन है वो बढ़ती है। सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है तो क्या होता है, एक सोशल डिफ्रेंसिएशन आता है, लोग जो है एक ही तरह काम करते रहेंगे तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे और कन्फ्लिक्ट का जो है देन रेजोल्यूशन जो है पीसफुल रेजोल्यूशन क्या होता है कि लोग जो हैं बट जाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, लोग धीरे धीरे जो है लाइक अलग अलग ऑक्यूपेशन ले लेते हैं या लोग जो है अलग अलग तरह के एक ही ऑक्यूपेशन के अंदर अलग अलग तरह की स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं एंड इवेंचुअली इससे क्या होता है, सोसाइटी टूटती नहीं है बल्कि और ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाती है। दिस इज व्हाट ही सेज, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, सो हियर
आई विल शो यू वेरी सिंपली कि भाई सिंपल सोसाइटीज़ में, जिस मैंने पीछे बताया, अगेन देर इज़ राइज ऑफ मटेरियल डेंसिटी एंड वॉल्यूम, एंड इससे क्या होता है, रिजल्टेंटली देर इज़ राइज ऑफ मोरल डेंसिटी, दैट मीन्स इंटरेक्शन राइज करती हैं, जिससे कि अगेन कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है एंड सोशल डिफ्रेंसिएशन होता है। मान लीजिए अगर उसी पीछे हमने सोसाइटीज़ में देखा कि लोहार हैं, ठीक है जी, अगेन पहले 5 लोहार थे सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए जो है उनका कंपेरेटिवली ओके काम हो रहा था, बट विद राइज इन मटेरियल एंड मोरल डेंसिटी मोर एंड मोर लोहार, ठीक है, आसपास की सोसाइटी के भी लोहार जो हैं वो जुड़ जाते हैं, एंड इवेंचुअली क्या होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंपटीशन होगा, एंड देन सोशल डिफरेंशिएशन से होगा, कुछ जो है कोई काम कर रहे होंगे, कुछ कोई काम कर रहे होंगे, ठीक है। दिस लीड्स टू बेसिकली डिविजन ऑफ लेबर, दैट इज व्हाट Durkheim says. Durkheim says that division of labor is directly happening because of the social differentiation in society, or that is the basically reason for having division of labor, ठीक है जी। So ये कहते हैं कि as societies become more and more voluminous and dense, people come into contact with one another and they compete for scarce resources and there is rivalry everywhere, ठीक है जी। ये rivalry जो है क्यूट होती है, social differentiation जो है एक peaceful solution निकलता है, and hence जो है division of labor निकल के आता है। That is what he says with respect to division of labor, ठीक है जी। और ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं, वो सोसाइटी एक सिंपल या आर्कियाक सोसाइटीज़ में देखते हैं जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर काफ़ी सिंपल है, एंड कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में देखते हैं जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर काफ़ी ज़्यादा है। तो इनका एक्सप्लेनेशन क्या निकलता है, कहते हैं कि सोसाइटी जहाँ पे सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर है, यहाँ पे आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को मिलती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज बेसिकली सॉलिडारिटी ऑफ सिमिलरनेस, ऑफ सेमनेस, कि भाई लोग जो है एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह के बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स रखते हैं, और इसी चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है जी। इस कलेक्टिव फीलिंग को, इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जो है वो डिफेंड करते हैं, फियर्सली डिफेंड करते हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जब इस कलेक्टिव कॉन्शियस को चैलेंज करता है तो उसको जो है वो रिप्रेस करते हैं, और इन सोसाइटीज़ में जनरली रिप्रेसिव लॉज देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। क्राइम अगर यहाँ पे होता है तो क्राइम हम लोग कहते हैं ना कि भाई क्राइम जो है वो समाज के कलेक्टिव कॉन्शियस को जो है वो झंझोड़ देता है, ऐसा नहीं है। डुकीम बोलते हैं बिल्कुल उल्टा है कि भाई कलेक्टिव कॉन्शियस को जब जो है कोई क्राइम या चैलेंज करता है तो क्राइम को जो है देन रिप्रेस किया जाता है, ठीक है कि नहीं। इट इज़ जो भी चीज़ चैलेंज करती है कलेक्टिव कॉन्शियस को, वो क्राइम है, ठीक है जी। क्राइम जो है वो नहीं करता है। So anyways, these kind of societies have repressive laws. Repressive laws means कि हम लोग जो है जो भी डेवियंस होती है उसको बहुत ब्रूटली शन करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग इंश्योर करते हैं कि भाई कलेक्टिव कॉन्शियस को किसी भी तरह का हार्म ना हो या किसी तरह का चैलेंज ना है। जबकि डिवीजन ऑफ सोसाइटी, अगर कम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल की जगह आपको मिलती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, एंड ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है इट इज़ सॉलिडारिटी ऑफ, इट इज़ नॉट सॉलिडारिटी ऑफ सिमिलरनेस, ठीक है जी। इट इज़ सॉलिडारिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज़ सॉलिडारिटी ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर में बटे हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, बट इस अलग अलग काम के कारण जो है सारे क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर हाईली इंटरडिपेंडेंट है। आप अपनी सिटीज़ की लाइफ के बारे में सोचिए, यहाँ पे आप एक विलेज लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पे आप एक सिटी लाइफ के बारे में सोचिए। सिटी लाइफ में जो है क्या होता है, आपका दूध वाले से लेके आपके इस्त्री वाले तक, आपका मैकेनिक से लेके आप हर चीज़ आप देखोगे आपके औरों के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड ये इंटरडिपेंडेंस जो है आपको और ज़्यादा क्या कर लेती है, बेसिकली इंटीग्रेट कर देती है सोसाइटी से। और इन सोसाइटी में जहाँ पे सिमिलर कॉन्शियसनेस नहीं है, जहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियस वीक है, यहाँ पे बेसिकली जो लॉज होते हैं दे आर रेस्टिट्यूटिव लॉज। ये लॉज जो हैं रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन रिफॉर्म एंड डेवियंस को जो है ठीक करके अगेन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट करने की बात करते हैं। सो आई होप आपको ये एरिया समझ में आया। यही चीज़ मैंने आगे लिखी हुई है आप लोगों के लिए, आप इसे पीपीटी में जाके देख सकते हैं बाद में। ऑलराइट, चलिए एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड नाउ, जो दुखीम बात करते हैं कि जो सोशल कोहेशन है, जो इंटीग्रेशन है, वो दोनों सोसाइटी से हमने आगे साइड बाय साइड कंपेयर करी तो क्या वो जो कोहेशन है, जो इंटीग्रेशन है, वो कहाँ पे ज़्यादा है। सो दुखीम बात करते हैं कि दैट सोशल कोहेशन इज़ मोर इन दी ऑर्गेनिक, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मीन्स सोसाइटी जहाँ पे कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है वहाँ पे सोशल कोहेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा कोहेसिव रहती है बिकॉज हर कोई इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके अंदर कॉमन सेंटिमेंट्स नहीं भी हैं, बट क्या है कि अगेन दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर नीड्स, ठीक है जी। और इससे ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा अगर डिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है, तो इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वो सोसाइटी के अधीन हो गया, इट इज़ मोर सकम्बिंग टू द सोसाइटी। नहीं, दुखीम बात करते हैं कि भाई इस
आप इस इंटरडिपेंडेंस से एक्चुअली इंडिविजुअल जो है वो और ज़्यादा फ्री हो जाता है, वो अपना एक सेल्फ एक्सप्रेशन रख सकता है, एक फ्रीडम रख सकता है। कैसे ये बात करते हैं कि भाई जो इंडिविजुअल है इन कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर या इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में बेसिकली वॉलंटरली जो है ग्रुप्स बनाता है बेस्ड ऑन सम गोल्स एंड सम नीड्स। एंड जनरली जब इस तरह के बेसिकली ग्रुप्स बनते हैं, एसोसिएशन बनते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल अपनी उस पर्टिकुलर ग्रुप और एसोसिएशन की कैपेसिटी में काम करता है, और एक ग्रुप और एसोसिएशन उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। एक इंडिविजुअल, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक टीचर जो है वो एक टीचर एसोसिएशन में भी रह सकता है। एक टीचर जो है वो देन जो है एक लेटर से अपने घर की कम्युनिटी में वहाँ पे जो है RWA का मेंबर रह सकता है, या जो है अगेन एक स्कूल में जो है वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है मेंबर हो सकता है, और इस तरह से कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मेंबर हो सकता है। तो बेसिकली एक व्यक्ति जो है बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में जाके अलग अलग जो है रोल प्ले करता है, और इससे क्या है कि एक ग्रुप जो है उसकी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं करता। एंड दैट इज हाउ इंडिविजुअल बिकम्स मोर फ्री एंड ही कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हिज ओन सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है जी। बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर होगा, हाई डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उससे क्या होती है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि एक काम जो काम आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि भाई बंदा अपना क्रिएटिव पोटेंशियल रीच करता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई बहुत ही अच्छा जो है लेट अस से एंटरप्रेन्योर है, या बहुत अच्छा जो है वो मैकेनिक है, तो अगेन उसकी एक स्पेशलाइजेशन बन गई है, एक इस पर्टिकुलर कार में वो स्पेशलाइजेशन कर चुका है, एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्स हिम इंक्रीज हिज सेल्फ एक्सप्रेशन एंड बेसिकली मेक्स हिम फ्री और मेक्स हिम मोर फ्री इन दिस सोसाइटी, राइट। सो ये बात बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एनीवेज दुखीम जो है ही वॉज वेरी मच अवेयर कि भाई जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो फंक्शनल हो सकता है सोसाइटी में एंड डिसफंक्शनल भी हो सकता है। दैट मीन उसके जो है पॉजिटिव फंक्शंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं सोसाइटी में। और जैसे हमने पीछे बात करी थी क्लासिफिकेशन, डिस्टिंक्शन ऑफ सोशल फैक्ट, एंड दुखीम जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर को अगेन बोथ फंक्शनल टर्म्स में एज वेल एज डिसफंक्शनल टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर समटाइम जो है वो पॉजिटिव फंक्शन लेके आता है सोसाइटी के लिए, कई बार डिसफंक्शनल भी हो जाता है, ठीक है जी। सो जब तो डिवीजन ऑफ लेबर इंटीग्रेशन लेके आ रहा है समाज में, तो उसे जो है नॉर्मल स्टेट में दुखीम जो है नॉर्मल स्टेट में देखते हैं, बट जब जो है वो बेसिकली डिसफंक्शंस लेके आता है तो उसे एबनॉर्मल स्टेट में देखते हैं, ठीक है जी। सो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन लेबर, ये बेसिकली तरीका है, अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ दुखीम टू स्टडी सोशियोलॉजी, की वो क्या करते हैं, सोशल फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं, डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिवीजन लेबर भी जो है वो फंक्शन हो सकता है एंड डिसफंक्शनल हो सकता है। तो जब डिसफंक्शनल होता है या एबनॉर्मल होता है तो उसके दो बेसिकली एस्पेक्ट दुखीम बात करते हैं। फर्स्ट इज एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेकंड इज फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है जी। जब भी डिवीजन ऑफ लेबर एनॉमिक स्टेट में होता है या फोर्स स्टेट में होता है, इससे जो है क्या होता है, समाज में डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स क्रिएट होते हैं, समाज में जो है क्या होगा, कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। सो एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर से क्या समझते हैं हम लोग कि जो एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर है अकॉर्डिंग टू Dukhim, it is basically a time जब there is very less regulation in the पर्टिकुलर ग्रुप, कम्युनिटी और सोसाइटी, ठीक है। जब भी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इस करके जो है क्या है, एक सेंस ऑफ लॉलेसनेस एंड नॉर्मलेसनेस प्रिवेल करती है, कि लॉज जो है लोग कॉमन जो एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसे नहीं मानते हैं, एंड इवेंचुअली इस करके जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो एनॉमिक हो जाता है, ठीक है जी। दुखीम जो है एग्जाम्पल देते हैं क्लास कन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है, कि क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा क्यों एनॉमिक हो सकते हैं। ही सेज दैट अगेन बिकॉज कि जो वर्कर ग्रुप्स हैं एंड जो बेसिकली कैपिटलिस्ट ग्रुप्स हैं, ये इतना ज़्यादा ग्रीड में जो है वो चले जाते हैं कि भाई वो जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है उसको नहीं मानते हैं। एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो इस करके जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स है दोनों ही ग्रुप्स की, वो नॉर्म्स को ब्रेक डाउन पे ले जाती हैं, जिसके कारण क्लास कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है कि नहीं।
सिमिलरली बेसिकली फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर में एनॉमिक के बिल्कुल अपोजिट बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ रेगुलेशन देखने को मिलती है। और इस एक्सेस ऑफ रेगुलेशन से क्या है, इंडिविजुअल बेसिकली ऐसी डिवीजन ऑफ लेबर या इंडिविजुअल जो है इस तरह से उसका मतलब जो सोशल फंक्शंस हैं वो इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, जो उसको काम दिया गया है, जो डिवीजन ऑफ लेबर में उसकी स्पेशलाइजेशन आई है वो इनकम्पैटिबल हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू दी नेचुरल टैलेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। फॉर इंस्टेंस एक्सेस रेगुलेशन से क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल्स का, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज जैसे दुखी अगेन क्लास इनइक्वालिटीज की बात करते हैं कि भाई जो लेबर क्लास में या वर्किंग क्लास में जन्म लेता है व्यक्ति, उसके पास जितना मर्जी अच्छा टैलेंट हो, अगेन उसको बहुत सारी जो है दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं और ही इज़ बाउंड और ही इज़ फोर्स्ड बाय द सोसाइटी, बाय द क्लास इनइक्वालिटीज एंड बाय द स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज की टू वर्क इन द फैक्ट्री, राइट। सो इस करके जो है क्या होता है कि फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर बनता है, जो कि अगेन कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, ठीक है कि नहीं। सो क्लास इनइक्वालिटीज बेसिकली ही सेज दैट इट इज़ नॉट इट इज़ बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो कि देखने को मिलती है, ठीक है। इवन आप इसे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हम लोग विटनेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ की बात करें कि भी कास्ट के कारण जो है क्या होता है कि पुराने टाइम में क्या होता है कि कुछ जात जो हैं वो क्या है कुछ ही तरह का काम कर सकती हैं, एंड दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में समझ में आया एंड इसके जो एनॉमिक स्टेट एंड जो आपके एबनॉर्मल स्टेट्स हैं फोर्स्ड एंड एनॉमिक वो आपको समझ में आए होंगे, राइट। एनीवेज देन आगे पढ़ते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर आफ्टर दुखीम, राइट। सो दुखीम ने ये जो अगेन स्टडी करी थी, इट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग एट दैट टाइम एंड बेसिकली ही वाज द पर्सन हु वाज एबल टू सी डिवीजन ऑफ लेबर फ्रॉम द सोशल एंगल रेदर देन द इकोनॉमिक एंगल, एंड इसी को जो है फर्दर लेके गए काफ़ी सारे थिंकर्स, जैसे कि एल्टन मायो के हम लोगों ने हाथरन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ही वॉज एबल टू सी हाउ इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस इन द वर्क। काम के टाइम पे जो है इनफॉर्मल सोशल ग्रुपिंग किस तरह से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, एंड इससे जो हम लोग जो सो कॉल्ड क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज थी उसको जो है एल्टन मायो जो है ब्रेक कर पाए थे, राइट। सो दैट इज बेसिकली the Elton Mayo's work, and then similarly Harold Walensky's work on division of labor and social integration. This is also again काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है, जिसमें बेसिकली ये बात करिए कि भाई किस तरह से जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सोशल इंटीग्रेशन लेके आती है। फॉर इंस्टेंस एक व्यक्ति जिसकी डिवीजन लेबर अच्छी है, जो कि फंक्शनल है, ठीक है जी, ही इज़ लेट अस से इज़ अ कॉलेज प्रोफेसर एंड ही हैज़ गुड सैलरी एंड एवरीथिंग इज़ ओके, राइट, हिज वर्क इज़ कंपैरेटिवली ओके, देन व्हाट विल हैपन इज ही विल बी मोर इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिटी, ही विल बी मोर इन्वॉल्व्ड इन द सोसाइटी एंड इसका सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, इंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशियोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशन। सो ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड है सोशियोलॉजी के अंदर, जो कि डिवीजन ऑफ लेबर की स्टडी के बाद एंड डुखीम की जो आप कह सकते हो क्लासिकल स्टडी के बाद जो है बाहर निकला है, एंड दिस इज बेसिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और डुखीम स्टडी ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। तो बात करते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। अगेन जो भी चीज़ की जाती है एकेडमिक सर्कल में ऐसा होता है कि भाई क्रिटिसिज्म तो उसका होना ही होना है, तो आपको भी क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और इसका बिगेस्ट क्रिटिसिज्म वाज डन बाय मार्क्सियन अप्रोच, राइट। सो जो मार्क्सियन व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो दिस वाज द वेरी वेरी बिग क्रिटिक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, एंड मैटर ऑफ फैक्ट ये क्वेश्चन हमको सोशियोलॉजी में देखने को भी मिलता है, यूपीएससी काफ़ी बारी पूछता भी है इसको, ठीक है जी। सो Durkheim was able to see division, both of them accepted division of labor, ठीक है जी। conflict approach और Marxist approach accepted division of labor कि भाई as society will evolve डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज होगा। सिमिलरली दुर्खीमियन व्यू पॉइंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि भाई जैसे जैसे सोसाइटी कम्प्लेक्स होगी डिवीजन ऑफ लेबर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है जी। बट जो मार्क्सियन व्यू पॉइंट है वो इसे कन्फ्लिक्ट एंगल से देखने की कोशिश करता है। ये कहता है कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर जो है इट इज़ फोर्स्ड अपॉन दी वर्कर्स एंड इट इज़ फोर्स्ड अपॉन दी वर्कर्स, एंड जो वर्क है उसे कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है, एंड इससे जो है एक्सप्लॉयटेशन लेबर का ज़्यादा होता है और वो अपनी एक क्रिएटिव पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाता है, ठीक है जी। सो ये मार्क्सियन व्यू पॉइंट है, एंड डुखीमियन व्यू पॉइंट ये बोलता है कि नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज होने से इंटरडिपेंडेंस होती है, कन्फ्लिक्ट कम होते हैं
और जो बेसिकली इंडिविजुअल हैं वो और ज़्यादा फ्री होते हैं। तो मार्क्सियन एस्पेक्ट बोलता है कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज होने से इट लीड्स टू एलियनेशन, राइज इन एलियनेशन, जबकि डुकीमियन व्यू पॉइंट बोलता है कि डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज होने से एक्चुअली मोर इंटीग्रेशन होती है सोसाइटी में और एलियनेशन जो है कम होता है, लोग अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं। ठीक है जी। सो यही सोशियोलॉजी का ब्यूटी है कि भाई देयर इज़ नो सिंगल सोल्यूशन, जैसे फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है। अगेन व्यू पॉइंट्स है, नज़रिया है, सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट नज़रिया कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। अगेन दुनिया आपको उसी नज़रिए से देखने को मिलेगी, राइट। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्रिटिक। मार्क्स का क्रिटिक जो दैट वाज कि भाई क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बात नहीं करते, डुकीम इज टू मच एम्फसाइजिंग ऑन सॉलिडारिटी एंड बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर से जो एलियनेशन हो रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उसके बारे में जो है बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। ठीक है जी। वेबर का क्रिटिक भी यही है कि भाई डुकीम जो है टू मच सोशल रियलिज्म में चले गए हैं एंड इसके कारण जो इंडिविजुअल का रोल है, मोटिव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको डिवीजन ऑफ लेबर में बिल्कुल नहीं देखते हैं, और ये वेबेरियन क्रिटिक है यहाँ पे। ठीक है जी। कुछ कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स भी हैं डुकीमियन व्यू पॉइंट के। फॉर इंस्टेंस ये बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज़ टू यूरोसेंट्रिक, है ना, कि भाई यूरोपियन सोसाइटी सेंट्रिक है, इट डज नॉट कंसिडर दी नॉन वेस्टर्न और नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। ठीक है जी। एंड ये बात करते हैं कि भाई इट मे नॉट अप्लाई टू दी डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ठीक है जी। सिमिलरली कुछ क्रिटिक जो है वो ये बात करते हैं कि डुकीम जो है वो बेसिकली सोशल चेंज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा गया और जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है उसको फुली कैप्चर नहीं कर पाए। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम मटेरियल एंड मोरल डेंसिटी एंड वॉल्यूम, और इसको बेसिकली डुकीम जो है इग्नोर कर देते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर को जो है इन्हीं 3 एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करते हैं गाइस। सो दैट इज सम ऑफ द क्रिटिसिज्म व्हिच यू कैन राइट इन योर आंसर्स गाइस। ठीक है जी। सो दैट इज इट एज फार एज डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इज कंसर्न्ड। अगेन डुकीमियन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इमाइल डुकीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं जो है सुसाइड के बारे में बात करेंगे एंड हिज एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ के बारे में बात करेंगे। एंड डू चेक आउट दैट पर्टिकुलर कोर्स जो मैंने ऐप में बना रखा है, वहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो भी देखने को मिल जाएंगे। यू कैन राइट दोज क्वेश्चंस आउट, आई एम गोइंग टू चेक इट आउट फॉर यू पीपल। इफ यू वांट टू हैव मोर एंड मोर इंटीग्रेशन विद मी, you can call on this number and get or have a word with me guys. Thank you very much. I hope you like this session. Next time मिलते हैं. Bye bye.